সবাই জানি আমি এইমাত্র বাংলা বলতে পারি, বুঝতে পারি, কিন্তু বাংলাতে ব্যক্তিত্ব দেওয়ার জন্যে সাহস নেই। আর অ্যাকচুয়ালি সাহস নেই তো যাদবপুরে এসে আর कोई उल्टा सीधा কিছু বলে দিই তো ওটাও ঠিক হবে না। তাই জন্য আপনার অনুমতি দিয়ে আমি হিন্দিতে বলবো। तो हिंदी तो बुझें तो अपनी सवाई। तो मेरे प्यारे बंधुगण और दोस्तों, ये जगह जहाँ पर हम आए हैं पिछले 40 सालों से हम आते रहे हैं। कॉमरेड सोमनाचार्य जी, कॉमरेड मालिनी भट्टाचार्य, इन सब की और जो लड़ाई वो लड़ते थे पार्लियामेंट के अंदर हमारे संविधान की रक्षा के लिए, हमारे देश के अंदर जनतंत्र की रक्षा के लिए और आम मेहनतकश लोगों की जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए, वो अभी भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है हमारे देश के जनतांत्रिक इतिहास में। तो यहाँ पर आपके बीच में आके बोलने में एक बड़ी सी गर्व महसूस होती है हमें। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके के संकट हमारे देश के सामने हैं और जिस तरीके की समस्या है हमारे देश के सामने है, इस तरीके से इतनी गहराई से कभी पेश नहीं आए हमारे आज़ादी के बाद। इसलिए आज इस चुनाव के अंदर ये कोई मामूली सी चुनाव नहीं है, हर चुनाव अहम होती है। हर चुनाव के चलते हुए नया सरकार आता है, लेकिन ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कैरेक्टर का चरित्र, वो चरित्र को हम बचा पाएंगे और संविधान को बचा पाएंगे कि नहीं। लेकिन ये मुख्य सवाल को, इसके बारे में कोई चर्चा आजकल आप देख नहीं रहे हो। बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इंडिया के गठबंधन को छोड़कर बाकी सब लोग इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री को अगर सुनोगे तो लगता है कि पुराना जो हमारी परंपरा के अंदर जो एक मुहावरा है, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उस तरीके की बातें जो है हमारे मोदी साहब के मुंह से निकल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल आदमी नहीं है, उनको भगवान ने भेजा कि वो एक स्वयंभू है। अब हिंदू परंपरा में स्वयंभू तीन ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरी। अब ये चौथे आगे मोदी साहब में और ये बोलने लगे कि मैं स्वयंभू हूँ, तो मुझे जो है भगवान ने भेजा अपने काम करने के लिए। क्या है वो काम? कि देश के अंदर 20% की आबादी को आप जो है खत्म करें, उसको जो है दूसरी सिटीजनशिप की दर्जा दें, नफरत पैदा करें और जहरीली नफरत हमारे देश के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ और इस हद तक पैदा करें कि उनके ऊपर जो आक्रमण और जो हमले होते हैं, जानलेवा हमले, वो सब जो है बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यानी इस तरीके उनको दायित्व दिया यहाँ तक पहुँच गया जो असली बातें हैं उसके ऊपर, जो अहम बातें हैं जिसके ऊपर लोगों को निर्णय लेना है, असली आज ये चुनौती क्यों है? कि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से ये मोदी सरकार ने हमारे देश के इस संवैधानिक ढांचे को जिस तरीके से बर्बाद करते हुए आ रहे हैं, अगर इसे अब नहीं बचा पाओगे आप, तब ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो है बचेगा नहीं। हमारे संविधान के 4 बुनियादी स्तंभ है और ये 4 स्तंभ को
आप लेकर देख लीजिए पिछले पलट कर पिछले 10 साल में उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। पहला स्तंभ है आपके देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का, सेक्युलर डेमोक्रेसी। दूसरा स्तंभ है आपका इकोनॉमिक सेल्फ सॉवरेनिटी का, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी नहीं, आर्थिक आत्मसंप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है देश का जनता देश की संपत्ति के मालिक है, कोई सरकार इस पर इसका मालिक नहीं है, ना कोई पूंजीपति इसका मालिक है। संविधान कहता है कि मालिक आप और हम और इस देश की आवाम। तीसरा मुख्य स्तंभ वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। और चौथा आपका फेडरलिज्म, केंद्र राज्यों के बीच में जो संबंध और राज्य सरकारों के अधिकार। इन चारों स्तंभों के ऊपर आप पीछे पलटकर अगर आप देखेंगे तो इस 10 साल के अंदर बहुत ही गहरा हमला होते हुए आ रहा है। धर्मनिरपेक्षता का ही बात ले लीजिए। अभी हाल में इस दो हफ्ते में बौखलाहट हो या पता नहीं क्या है, हमारे प्रधानमंत्री के भाषणों से अगर ये हमें लगता है कि पहले 2 चरण खत्म हो गई, उसके बाद से जो भी प्रचार वो कर रहे थे, पहले प्रचार क्या था? मोदी की गारंटी। प्रचार यही था कि हमारे देश हम जो है विश्व गुरु बन गया है, हमारे देश जो है दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली आर्थिक ताकत है। 2 चरणों के बाद फौरन प्लेट बदल जाती और हिंसा को एक किस्म की भाषण शुरू हो जाता है हमारे देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ से मुसलमानों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये संदेश पहुंच चुका था कि लोग निकलकर नहीं आ रहे वोट डालने के अंदर। इसका मतलब है जो 400 पार का नारा जो दे रहे थे वो तो लागू नहीं हो पाएगा। अगर पिछले बार जो मिला है वो भी अगर उसका भी रक्षा करनी है तो बिना लोगों के बीच में फूट डालकर इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को, ये कम्युनल पोलराइजेशन को और तेजी के साथ नहीं बढ़ाएंगे तो और चारा नहीं है उनके लिए जीत का। यानी एकमात्र हथियार उनके पास जो है वो हथियार है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उससे आधार पर जहर भरा हुआ हिंसात्मक जो प्रचार जो उनका जो चलता है उस प्रचार को और तेज करें। यही एकमात्र उनके पास हथियार बचा हुआ है और उसी हथियार का प्रयोग आज जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है पूरे देश में। तो इस तरीके से आज हमारे देश के अंदर कई सारे भाजपा के जो सरकारें हैं राज्यों में, उन कई सारे राज्यों में कई सारे कानून पारित कर चुके हैं, कहीं पर लव जिहाद के नाम पे, कहीं पर गौरक्षा के नाम पे, कहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे। लेकिन सबका एक ही मकसद है कि टारगेट करो माइनॉरिटीज़ को, और ये टारगेट करके माइनॉरिटीज़ को नफरत पैदा करना, जो यहाँ तक पहुँच गए उत्तर प्रदेश में कि बुलडोजर पॉलिटिक्स के रूप ले लिया। माइनॉरिटीज़ की पूरी घर और उनकी संपत्ति और दुकानों के ऊपर ये हमले करके उनको बुलडोजर से रेस करवा दो। ये सब क्यों कर रहे हैं? और ये समझना ज़रूरी है आप लोगों को। यहाँ पे ये हमारे भारत के अंदर एक सांस्कृतिक राजनीतिक एक बदलाव का जन्मभूमि है ये बंगाल और ये कलकत्ता और ये जादवपुर। यहाँ से आपका रिनाइजेंस का शुरुआत होती। कल राजा राममोहन रॉय का जन्म शताब्दी नहीं, जन्म एनिवर्सरी था। जो एक राजा सती के खिलाफ जो प्रचार करके जो हासिल भी करता, जो लाइब्रेरियाँ बनाता है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, इस तरीके की परंपरा और रिनाइजेंस की जो माहौल जो बंगाल के अंदर है, इसका आज के दिन में इसको पुनर्उद्धार करने की ज़रूरत है, वरना हमारे देश की इस परंपरा को हम नहीं बचा पाएंगे। कौन सी परंपरा? जो परंपरा आज ये नष्ट करना चाहते हैं। क्यों हो रही है हमले हमारे संविधान पे?
ये हमले इसलिए हो रहे हैं कि वो बदलना चाहते हैं हमारा देश का चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से एक बदलना चाहते हैं एक हिंसा भरी, एक जहरीली प्रचार के आधार पर एक फांसीवादी तानाशाही का हिंदुत्व राष्ट्र के अंदर बदलना है। अगर ये बदलना है जो उनका मकसद है, जो आरएसएस का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, अगर इस रूप में बदलना है तो इस संविधान को ध्वस्त करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। और जो इसको रोकना चाहते हैं, जो भारत को जैसे हम पहचानते हैं, उस भारत की बचत के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके लिए ये अनिवार्य हो जाता है आज इस संविधान की रक्षा करना। तो ये हमारे देश के अंदर आज बैटल लाइन है। कौन है संविधान के रक्षक, कौन है संविधान को नष्ट करने वाले, और ये चुनाव तय करेगा, इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये सिर्फ धर्मनिरपेक्षता पे ही नहीं, ये हमले जनतंत्र पर देखिए। आज जनतंत्र के नाम से आज सैकड़ों लोग जो है आज आपके जेल में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर उनका अपराध क्या है, क्राइम क्या है, वो क्राइम का चार्जशीट भी अभी तक उन लोगों को दिया नहीं गया। 6-6 साल से 7-7 साल से वो जेल में पड़े। अभी तक कानून का मतलब क्या था, देश के अंदर न्याय का मतलब क्या था। न्याय का मतलब ये है और ये था, लेकिन आज उसको बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन ये होनी चाहिए। न्याय का मतलब ये है कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा, मैं जब तक निर्दोष हूं, जब तक ये आरोप साबित होकर मुझे एक क्रिमिनल के रूप में साबित नहीं करता, अगर मेरे को अपराधी के रूप में साबित नहीं करता, तब तक मैं निर्दोष हूं। अब मोदी सरकार के अंदर हुआ क्या? न्याय का मतलब क्या है कि मैं अपराधी हूं जब तक मैं खुद साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं। यानी साबित करने का कि मैं निर्दोष हूं मेरे ऊपर, कानून के ऊपर नहीं, पुलिस के ऊपर नहीं, कोर्ट कचहरी के ऊपर नहीं। और क्योंकि चार्जशीट भी दिया नहीं, मैं अपने आप को साबित नहीं कर सकता, तो इसलिए जेल में पड़े रहे। ये है जनतंत्र की हालत आज देश में। और कई सारे हमारे पत्रकार जो सरकार के विरोध में कुछ बात कही, बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल जिसको अर्बन नक्सल के नाम से उनको जो है जेल के अंदर डाला गया, आज भी पड़े हुए हैं। एक फादर का वहां पे मौत भी हो जाती बेचारे हमारे फादर स्टैन का। लेकिन ये हालत जनतंत्र को कुचलने का, यानी आपके सेकुलर डेमोक्रेसी को कुचलने का। और साथ ही साथ दूसरा स्तंभ की हालत आप देख लीजिए। जो दूसरा स्तंभ है आपका इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, आज हालत क्या है देश का? कोई क्षेत्र नहीं बचा आज देश के अंदर जिसकी लूट नहीं हो रही। ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर, कोई भी संसाधन हमारे देश के अंदर, आपके कोई भी संसाधन जो अपने जमीन के नीचे है, कोयला है, आपका आयरन ओर है, ये सब जो है इसकी निजीकरण हो रही है प्राइवेट माइनिंग करते हुए। और इसके चलते हुए हमारे देश के अंदर कितने फॉरेस्ट कवर रहा, उसको डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट माइनिंग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि अपने मित्रों के लिए मुनाफा बनाने के लिए फायदा हो, देश के और विदेशी। और इसके चलते हुए क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर कैसे पड़ रहा है? यहाँ पर आपका हीट वेव, आज 2 लोग मर गए बहुत सारे हेवी रेन्स की वजह से केरल में। वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है दक्षिण में, आपके हेवी रेन्स और फ्लड्स का। एक जगह पे फ्लड्स, एक जगह पे हीट वेव, दूसरे जगह से आपके ग्लेशियर्स की मेल्टिंग। यानी इसका असर जो सबसे बड़ा पड़ रहा है हमारे देश के गरीब लोगों के ऊपर, और खास तौर से हमारे किसानों के ऊपर। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। लूट बचाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए अपने कानूनों को भी बदल दे। लेकिन ये जो लूट मची हुई है देश के आर्थिक संप्रभुता का, उस लूट के अंदर हुआ क्या? इस 10 साल के अंदर 22 लोग 22
खरबपति का जन्म हुआ मोदी साहब की नीतियों के चलते हुए। खरबपति यानी 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति, और उनके हाथ में कितना संपत्ति है? देश के 70% जनता, 70% यानी 1 करोड़ लोगों के करीब उनके हाथ में जो संपत्ति है उसके बराबर इस 22 लोगों के हाथ में। ये है हमारे देश के अंदर आर्थिक असमानता। 2 भारत का निर्माण कर रहा है मोदी। एक है भारत उनके दोस्तों के लिए, उनके मित्रों के लिए, जो उनके लिए चमकता भारत है, और एक है हमारे देश के गरीब मेहनतकश नौजवान और मेहनतकश लोग, जिनके लिए एक तरसता भारत, एक चमकता भारत, एक तरसता भारत। ये है मोदी साहब के आर्थिक नीतियों के चलते हुए। और ये मुनाफे यहाँ तक बंद रहे हुए। कल अखबार में देखा होगा किस तरीके से अदानी साहब, हमारे प्रधानमंत्री के बहुत बड़े दोस्त, उन्होंने किस तरीके से लोग ग्रेड के कोल का इंपोर्ट किया, हाई ग्रेड दिखाया, दाम बढ़ाया और लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे बना लिए। इसके ऊपर कोई ईडी सीबीआई जाती नहीं है, लेकिन ये है हमारे देश के अंदर लूट मची हुई है। और सबसे बड़ी बात, इस 10 सालों के अंदर मोदी साहब ने 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़, यानी 16 के बाद 12 शून्य जोड़िया, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जा जो लिया था, कर्जे जो लिए थे, देश के बड़े बड़े पूंजीपति जो मोदी साहब के मित्र हैं, वो सब कर्जे माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे। अगर ये पैसा इस्तेमाल होता जनता के लिए, लोगों के लिए, सबको शिक्षा हम दे सकते थे, सबको स्वास्थ्य हम दे सकते थे, एक नया भारत हम बना सकते थे, हमारा भटकता हुआ नौजवान को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा दे सकते थे। नहीं, लेकिन ये लूट मची हुई है। उल्टा हमारे किसान जब वो चाहते हैं कि उनके 20,000, 30,000 का जो कर्जा अन्नदाता है तो हमें खिलाकर जिंदा रखते हैं, जब वो उनको जो है वो अपनी कर्जा माफी के लिए कहते हैं, तब मोदी साहब और मोदी सरकार कहते हैं कि पैसे नहीं। अब ऐसी हालत में आज देश का लूट जो मची हुई है, इसके चलते हुए हालत क्या है लोगों की? सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में 42%, 42% हमारे देश के अंदर ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। आज ग्रेजुएट हमारे देश के अंदर पिछले 10 साल में रियल वेजेस, जो वेतन है मजदूरों की, वो सही नाम से, अगर आप महंगाई को हटाकर देखें, वो सही नाम से पिछले 10 साल में वो बढ़ा ही नहीं, वो एकदम स्थगित है, स्टैग्नेंट है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वेतन स्टैग्नेंट है, महंगाई बढ़ रही है। इसका रिजल्ट क्या है? 90%, 90% हमारे देश के अंदर ऐसे परिवार हैं जो जिंदा रहने के लिए उनको उधार लेना पड़ता है। आजादी के बाद सबसे नीचे स्तर पर गिरी हुई है हमारे हाउस होल्ड सेविंग्स, घरेलू बचत, सबसे नीचे स्तर पर, और सबसे ऊंचे स्तर पर है घरेलू कर्जा, यानी हाउस होल्ड इंडेटडनेस। यानी इस तरीके से लोग जो है तरस रहे हैं अपने जिंदा रहने के। तो ये जो लूट जो मची हुई है देश की, हमारी आर्थिक संप्रभुता दूसरा स्तंभ जो है वो बर्बाद हो, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार। अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जब ये केस आया था पार्लियामेंट में, जब था मैं, जब उस समय वो बहस में हम जब कह रहे थे कि ये लीगलाइजेशन है पॉलिटिकल करप्शन का, आपने जो है इसको कानूनी दर्जा दे दिया राजनीतिक भ्रष्टाचार का, और हमने ना सिर्फ विरोध किया, उसके खिलाफ वोट डाला, और वोट राज्यसभा में अमेंडमेंट्स हम जीत गए, वो लोकसभा में ले जाके उनके मेजोरिटी से पारित करवा के उसको कानून बना दिया। तभी से हमने डिक्लेयर कर दिया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM इलेक्ट्रल बॉन्ड से 1 पैसा लेगी नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और आज तक एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो 1 पैसा नहीं लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से,
वो है आपके CPI। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को स्वीकार किया कि सिर्फ आप ही के पास ये लोकल स्टैंड आई है क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला नहीं किया। लेकिन ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके पूरे के पूरे कान के ऊपर से निकला क्या? देश के अंदर आज एक माफिया स्टाइल सरकार चल रही है। क्या दिखाया ऐसे 3 तरीके जो मोदी सरकार ने अपनाए हैं पैसे बनाने के लिए, ये भ्रष्टाचार करने के लिए। पहला तरीका, आप कंपनियों के मालिक को बुलाओ और बोलो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदो और बीजेपी को जमा करो, नहीं तो IT या ED या CBI तुम्हारे पीछे आएगी, तुम अरेस्ट हो जाओगे। ऐसे हजारों करोड़ रुपए कई सारे मालिक दिए उनको। दूसरा तरीका, जिनके ऊपर ऑलरेडी कुछ केस है उनको बुलाकर बोलो अगर इस केस से बचना चाहते हो तो तुम इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदो और बीजेपी को दो, तब जो है आपके ऊपर जो केसेस है उसको हम रद्द कर देंगे। यानी अपराधी को बख्श देने का भी काम किया पैसे बनाने के लिए। और तीसरा तरीका सबसे खतरनाक तरीका, और वो तरीका क्या निकला कि ऐसे कंपनियां हैं जो हर साल दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में कि वो नुकसान में है, कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे, कोई मुनाफा नहीं बना रहे, वो नुकसान में है, लेकिन वो खरीद कर देते हैं हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को। ये पैसा आया कहां से? ये किसका पैसा है? ये पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग जो कहते हो आप, ये है काला धन, ब्लैक मनी को वापस इस माध्यम से व्हाइट मनी बनाकर वो जो है आप वापस ले आ रहे हो इकोनॉमी में। काला धन को खत्म करने का वादा था मोदी का, उल्टा आज काला धन को प्रोत्साहन दे रहा है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात, ये विदेशी पैसा भी हो सकता है। ये पैसा हो सकता है इलीगल, आपके इलीगल ड्रग्स ट्रेड में जो दुनिया को तबाह कर रही है, इलीगल वेपन्स ट्रेड में जो दुनिया को तबाह कर रही है। आज जो देख रहे हैं हम जो हो रहा है फलस्तीनियों के साथ गाजा स्ट्रिप में, और अब राफा बॉर्डर पर जो इजराइल के जो हमले जो चल रहे हैं, ज्यादातर आर्म्स इसके अंदर ये इलीगल आर्म्स स्टेट से मिलते हैं इजराइल। और ये अगर इस तरीके का पैसा देश के अंदर आता है तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। तो अब ऐसी परिस्थिति देश के अंदर हमारे बुनियादी स्तंभों को ध्वस्त करने की जगह संविधान का, सामाजिक न्याय और फेडरलिज्म पे ज्यादा अब विवरण तो दे सकता हूं मैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, आज उसकी जरूरत नहीं है आप सबके लिए, आप सब तो जानकारी है उसके बारे में। लेकिन इसी के साथ साथ हर संस्था जो है हमारे देश की, जो संविधान ने स्थापना किया जिसका, उसको भी निशाना बनाकर कमजोर कर रहे। पहला हो गया आपका पार्लियामेंट। कई साल पार्लियामेंट के अंदर रहा मैं, कभी ये नहीं सुना कि 150 MP सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं और तब कानून बनाते हैं मोदी सरकार। MPs को सस्पेंड करना, बहस ना होने देना, 11 मिनट में 22 कानून बना लेना वॉइस वोट के थ्रू, इस तरीके से पार्लियामेंट की अहमियत क्यों ही खत्म कर रहे। और आप लोग समझिए, पढ़े लिखे हैं और थोड़े समझदार भी, हमारे संविधान कहता है कि एक है एग्जीक्यूटिव जो सरकार, एक है लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट, तीसरा है जुडिशरी जो अपने कोर्ट का। अब क्या हो रहा है, पार्लियामेंट का उद्घाटन करना है तो प्रधानमंत्री आते हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट के हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो नहीं आते, उद्घाटन होता है प्रधानमंत्री से जो एग्जीक्यूटिव। कानून बनाने के लिए सिफारिश देता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे इलेक्शन कमीशन बोला कि चीफ जस्टिस को भी वहां पे रहना चाहिए पैनल के मेंबर, उसको कानून बनाकर हटा देती है मोदी सरकार पार्लियामेंट में। और सुप्रीम कोर्ट के लिए संदेशा ये है कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम, यानी
जुडिशरी से भी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट से भी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, यानी ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का इक्वल पावर्स की बात जो संविधान कहता है, वो सब को ध्वस्त करिए जा रहा है। तो आज पार्लियामेंट को ध्वस्त करना, जुडिशरी पे दबाव और इलेक्शन कमीशन को देखिएगा। अब ये अद्भुत बात है, ये बताइए, इलेक्शन कमीशन कहती है कि अगर मैं बता दूं कि कितने लोग वोट डाले एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका एक बहुत खतरनाक परिणाम हो सकता है, उसका बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। अरे वोट डाला हम लोगों ने या वोट डालेंगे हम लोग, अब अपने को नहीं बताएंगे कितने लोगों ने वोट डाला, और नहीं बताएंगे क्यों? क्योंकि आखिरी मिनट में काउंटिंग में जब पता चला कि आप हार रहे हो 10,000 वोट से, 12,000 वोट से, तो वोटों की संख्या बढ़ा लो, आप जो है जिसको जितवाना है जितवा लो। वो हुआ बिहार के असेंबली इलेक्शन में। इसलिए खुलेआम ये वोट का भी लूट हो रहा है। ये नियम था कि 2019 के चुनाव तक 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना वोट पोल हुआ है वो पब्लिक होता था। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा इलेक्शन कमीशन, वो पब्लिक करने से डेमोक्रेसी को खतरा है। अब ये है असलियत मोदी साहब का नारा 400 पार का। 400 पार का नारा ये है कि जिस तरीके से मैनिपुलेट करे ये इलेक्शन को, यानी इलेक्शंस की चोरी करो, लोग आपको हरा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप ये चोरी करवाओ, और ये होने नहीं देना। तो इसलिए मेरी आग्रह अब सबसे ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले 2 चरण में जो वोट बढ़ा दिया इलेक्शन कमीशन, 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 7 लाख वोट जो है, जो पड़ा था उस दिन, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया, उससे ज्यादा अब डिक्लेयर किया। यानी पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना हुआ? 28,000 वोट्स। अगर इस साजिश को हराना है तो आपका, मेरा, हम सबका फर्ज बनता है कि इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स को 28,000 से ज्यादा मार्जिन से जिताकर भेजना है, ताकि इलेक्शन कमीशन की ये साजिश जो है कामयाब नहीं हो सकती है। वो मार्जिन की तादाद को आपको बढ़ा के रखना चाहिए। तो इसलिए इन सब खतरों को ध्यान में रखते हुए, कई सारे और खतरे, ये इंडिया गठबंधन हम लोगों ने बनाए, लेकिन जब यहाँ पे आए, जब वो गठबंधन बनी, 2 ताकतें थी राजनीतिक पार्टियां, जिसके बारे में थोड़ा ढिलमुलपना जो है था। एक था आपका जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का, वो तो अब छोड़ के चले गए। एक था आपके दीदी के बारे में। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बंगाल में बड़े परेशान मैं भी हूँ, क्योंकि एक दिन सुनता हूँ कि वो बयान आता है आपके मुख्यमंत्री से, हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे। बाहर से समर्थन देने का मतलब है गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगले दिन कहते हैं कि गठबंधन को मैंने खुद बनाया, यानी आपके मुख्यमंत्री ने खुद बनाया, और वो देखो वो गठबंधन तो उन्हीं का है। तीसरे दिन बयान आता है कि अगर गठबंधन का सरकार बनी तो सरकार में शामिल होंगी मैं। अब शामिल तो वो होंगी सरकारों में, उनकी आदत है, मतलब वाजपेयी की सरकार में भी वो शामिल थी, हाँ, बीजेपी की सरकार में वो तो होगी। लेकिन असली बात क्या है, क्यों ये मतलब ये बदलाव होती जा रही? फिर बाद में कहते हैं कि ये गठबंधन जो है आज मेरे खिलाफ और मेरे खिलाफ है बंगाल के अंदर। तो आपके खिलाफ है बंगाल के अंदर क्योंकि आप थे खिलाफ, मतलब आप लोगों के खिलाफ, और आप थे इस गठबंधन के खिलाफ। दिल्ली के अंदर चर्चाएं हो रही है कि क्या कोई डील हो रहा है क्या? हमने बोला भाई हमें पता नहीं क्या है, डील वील हो रहा है, लेकिन हम तो अब बुजुर्ग आदमी हो रहे हैं, तो हमें एक ही, अगर डील भी हो रहा है तो वो ही बताएं, मतलब क्या डील हो रहा है। लेकिन हम तो गए, तो हम तो बुजुर्ग आदमी हैं, तो हम पुराने हिंदी फिल्म के गाने हमें याद आते रहते हैं। आपको याद होगा पुराने बुजुर्ग यहाँ पे जो बैठे हैं, एक मशहूर गाना था देवानंद का,
जो हमारे यंगर जनरेशन भी शायद सुना होगा। वो गाना इस प्रकार से है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। अभी अभी फील भी हो रहा है तो देवानंद ये पुराना गाना जो है अब वो याद आ रहा है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि खड़े कहाँ पे हो आप खड़े कहाँ पे हो? मोदी साहब की सरकार को हटाकर हमारे भारत को बचाना है, आज संविधान को बचाना है या नहीं? किसी और कुछ बचाना है आपको, और कुछ डील करना है? ये बात जो है जनता के सामने स्पष्ट रखें। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं जो चर्चा में जो बात आ रही, लेकिन असलियत तो एक है जिसको हमें समझना चाहिए। और वो असलियत ये है कि आज बंगाल के अंदर अगर इंडिया गठबंधन का रीढ़ की हड्डी, उसका रीढ़ की हड्डी कुछ है तो वो है ये वाम मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन। ये है इंडिया का रीढ़ की हड्डी बंगाल में, और ये है दोनों भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को हराकर एक तरफ से बंगाल बचाएंगे, दूसरी तरफ से भाजपा को हराकर भारत बचाएंगे। तो अगर भारत बचाना है भाजपा को हराओ, दिल्ली में पार्लियामेंट में बंगाल बचाना है दोनों भाजपा और तृणमूल को हराओ। ये है असली इंडिया का स्लोगन। आज जो रीढ़ की हड्डी है, जो ये वाम मोर्चा और कांग्रेस की ये गठबंधन है, तो आज ये हमारे लिए मुख्य जरूरत होती, क्योंकि आखिर हमें बचाना है हमारे देश को और संविधान, हमारे जनतंत्र को, हमारे धर्मनिरपेक्षता को। अगर ये बचाना है तो आज वो माहौल को वापस पैदा करना है जहां पर कोई ढुलमुल पर, कोई वैसिलेशन वो नहीं हो सकती। और ऐसे लोग चाहिए जो वैसिलेशन को नहीं करना है, तो बिना वैसिलेट करने वाली ताकतें वो चाहिए आज अपने इस मुल्क को बचाने के लिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, बंगाल रिनाइजेंस की बात मैंने कहा था, एक बार जिक्र किया था पहले, लेकिन आज मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी तक ये आरोप नहीं लगाया मोदी साहब ने कि महात्मा गांधी हमारे देश के स्वतंत्रता के खिलाफ थे, उसलिए 15 अगस्त को वो लाल किले पे नहीं थे जब तिरंगा लेकर, मतलब बाकी सब लोग गए थे हमारी स्वतंत्रता बोलने, क्योंकि उतनी अपनी देश की हिस्ट्री का भी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ थे 15 अगस्त को महात्मा गांधी? आपके शहर में आमंत्रण अनशन पे बैठे हुए थे कि जो कम्युनल वायलेंस हो रहा था, कौमी दंगे हो रहे थे पूरे बंगाल के अंदर, उसको रोकने के लिए सबसे भयानक और सबसे हिंसककार सांप्रदायिक हिंसा जो हुई है हमारे देश के बंटवारे के टाइम पे, वो हुआ था नौखाली में, जो आज बांग्लादेश में। गांधी जी को वहां पे जाने नहीं दिया, दोनों समुदाय के लोग वहां पे जाने नहीं दिया। तो कलकत्ते के अंदर वो यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पर, इस कम्युनल वायलेंस को बंद करने के लिए जो किया उन्होंने, और उसके बाद तब जो है वो वापस दिल्ली पहुंचे। तो आज़ादी के समय अपने देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए गांधी जी आपके शहर की बना लिए थे, आपके कलकत्ते के अंदर वो बैठकर इस काम को हासिल किया। और समझिए उतनी घोर भयानक कम्युनल वायलेंस की परंपरा के बाद बंगाल किस तरीके की जगह बन गई कि बाबरी मस्जिद जब ध्वस्त हुआ था 93 में, हमारे पार्टी ऑफिस में कई सारे दिल्ली और उत्तर भारत के हमारे मुसलमान भाई बहन आए थे और उन्होंने बोला कि कॉमरेड जी हमारी बचत करवा दो, हमें संरक्षण दे दो। तो हमने कहा कि हम आर्मी से बात करेंगे, सीआरपीएफ से बात करेंगे, हम बाकी पैरामिलिट्री फोर्स से बात करेंगे, अलग से कैंप आपके लिए लगवाएंगे, घबराइए मत, आपको देखभाल हम करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहता नहीं, हम जो है इन कैंपों से हम संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ पे भी हम सेफ नहीं हैं,
तो मैं बोला फिर हम करें क्या भाई, हुकूमत तो हमारे हाथ में नहीं, सरकार हमारे हाथ में नहीं है दिल्ली में। तब उनका जवाब क्या था, हमें जो है ज्योति बसु के कलकत्ते में भिजवा दो, वो एकमात्र जगह है जहाँ पर हम बचकर रह सकते हैं, वही है जगह जहाँ पर एक कम्युनल राइट हुआ नहीं कलकत्ता शहर में, एक जगह पर भी कम्युनल हिंसा हुई नहीं। आपको ये परंपरा नौखाली के बाद 93 तक आपने स्थापित किया बंगाल, इसको रिवाइव किया आप ही लोगों ने ना। रेनेसांस का मतलब ये सिर्फ माइकल मधुसूदन दत्त और मतलब आपके रेनेसांस के हीरोज मतलब वो ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, जो सामूहिक, जो आपकी समझ है, जिसके चलते हुए आपके समाज का चरित्र को ही आपने बदल दिया। एक हिंसा के ऊपर आधारित, एक सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर आधारित बंगाल को एक ना सिर्फ कम्युनल पीस बट एक कम्युनल हार्मनी और एक ह्यूमनिज्म के आधार पर, इंसानियत के आधार पर आपने जो है यहाँ पर एक सामाजिक व्यवस्था बनाई। आज वो फिर बिगड़ रहा है, आज वो फिर बिगड़ रहा है और आज आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जादवपुर में जानबूझ के ये जिम्मेदारी को आप लोगों को निभाना। आज फिर अपना देश उस तरीके से डिजेनरेट ना हो जाए कि नौकाली की हालत तक फिर ना पहुंच जाए। अगर इस देश को, इस मुल्क को, इस आबादी को हमें बचाना है तो आज हमें फिर वापस वो बंगाल रेनेसांस की परंपरा को वापस जिंदा करना है, जहां पर और कुछ नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान को पहचानता है, बस ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई आपकी भाषा, कहाँ से आते हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, जो भी हो, लेकिन इंसान इंसान है और वो है कलकत्ता की परंपरा। उसको जो है आपको फिर से बरकरार रखना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, वरना भारत को हम नहीं बचा पाए। आपके ऊपर वो ये जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपको आज भारत को जोड़ना पड़ेगा, भारत के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और ये जोड़ने का काम, यही मैं अपील आपसे करने के लिए आया हूं। सृजन भट्टाचार्य को जितवाने के लिए एक नौजवान है अपना, हमारा एक लड़ाकू नौजवान है, ये है भविष्य हमारे देश का, और ये पीढ़ी है जो ये बदलाव ले आ सकती है जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके बारे में चिंता है हम सबको, और जो लाना है कि अपने भारत को जोड़ना है, बचाना है। सृजन को जितवाने का मतलब ना सिर्फ सीपीआईएम को, इस हसिया हथौड़ा सितारे को, ना सिर्फ इंडिया के गठबंधन को जितवा रहे हो आप, लेकिन कलकत्ता शहर को, बंगाल रेनेसांस को और इंडिया देश को जितवा रहे हो आप। ये जीतना, ये वोट जो है आप अपने आप को डाल रहे हो, सृजन को नहीं। ये वोट अपने आप को डाल रहे हो कि अपनी जीत अगर चाहते हो तो इनको, सृजन को जितवाना अनिवार्य। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अहम चुनाव है। इस अहम चुनाव में आपका बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व को आप निभाएंगे, ये हमारी सिंसियर अपील है आप सबसे। और इसीलिए आखिर में मेरे साथ एक स्लोगन लगाइए जो हम सबकी भावना है। मैं कहूँगा जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। हम कहेंगे जुड़ेगा भारत और आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। और ये नारा मैं चाहूँगा कि आप सब लोग दो, ताकि आप और हम सब लोग मिलकर अपने देश को बचाएं, अपने भाई बहनों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य दें। तो आइए लगाएं नारा साथ साथ, जुड़ेगा भारत। अरे जोर से भाई, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तो मोदी साहब को सुनाई। जुड़ेगा भारत,
जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। चलिए, कई सारे अपने नौजवान भाई बहन कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो भविष्य के बारे में वो ना भूखते हैं। भविष्य तो आप लोगों का। हम तो हमारी एग्जिट पॉलिसी शुरू हो चुकी है, तो हमारी एक्सपायरी डेट आ चुका है, तो आपको बचाना है ये मुल्क, आपके लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो इसलिए आखिर बार फिर जोर से बोलिएगा, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। चलिए, आप सबको ये काम जरूर करेंगे इस बार। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ हम सबको नमस्कार और शुभेच्छा बोलते हुए